Hello dear student, welcome to our channel Studies Fair and the today topic is on the real number of class 10 chapter first। तो इसकी हम आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। और 1.1 पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि रियल नंबर होते हैं क्या है। तो आप ये बोल सकते हो कि रियल नंबर ऑल नंबर्स होते हैं, मतलब ऑल नंबर सभी नंबर होते हैं। तो सभी नंबरों में आपके रेशनल नंबर भी आ सकते हैं, इरेशनल आ सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर सभी आ सकते हैं। तो इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इस प्राइम फैक्टर। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, और हमें क्या करना है कि जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे इस नंबर के, हमें उसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी और के टेबल में नहीं आते हैं। अब किसी और के टेबल में आने का मतलब कैसे हो गया, जैसे 2 हो गया, 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है, 3, 5, 7। अब हम यहाँ पे 9 नहीं लिखेंगे, 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि 9 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। 11 ऐसे प्राइम नंबर चलते रहते हैं क्योंकि इसके फैक्टर सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक नंबर खुद होगा और एक 1 होगा। तो फैक्टर्स का मतलब होता है कि इसको हमें अब ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 140 को ब्रेक करेंगे, प्राइम फैक्टर के हिसाब से ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 का 14 70 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 2 35, फिर वापस 5 से करेंगे 5 7 और 7 1 का लास्ट में हमारे पास 7 आ जाएगा। तो जो ये हमारे पास फैक्टर आए, ये तो भी फैक्टर आए हैं, अब हमें इसका प्रोडक्ट भी तो करना पड़ेगा। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने किया है, हाफ किसका किया है, 140 का किया है। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप ये लिख सकते हो कि 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 आएगा। और हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 लिख सकते हैं। 156। तो 156 को भी हम प्राइम नंबर में ब्रेक कर देंगे। 2 के टेबल से चेक करेंगे, 2 7 का 14, 2 8 का 16, फिर अगेन 2 के टेबल से 39 आ जाएगा। अब 39 2 के टेबल से आएगा क्योंकि लास्ट में आप आगे और नंबर आ रहा है, 9 3 12 होते हैं तो 3 के टेबल से आ जाएगा 13, 1 का 13 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ही लिख देंगे, देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। तो सिंपल वे में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3 8 एंड 2 5 दिया हुआ है। तो हमें इसके करने के लिए 3 8 2 5, तो 3 8 2 5 को हम किसके साथ पहले करेंगे, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि लास्ट में क्या है। लास्ट में है 5, तो यानी कि ये क्या नंबर है, ये हमारा ऑड है, 2 के टेबल में तो आएगा नहीं। तो ये इसको आने के लिए क्या चाहिए, 8 3 11 और 2 13 और 5 18 आ रहा है, 3 के टेबल से इजिली कट हो जाएगा। 3 1 का 3, 3 2 का 6, 22 बच जाएगा यहाँ पे, 3 7 का 21 और ये यहाँ पे कितना बच जाएगा 15, 3 5 का 15 हो जाएगा। अगेन चेक करेंगे 12 और 12 यानी कि कट जाएंगे, 3 के टेबल से 3 4 का 12 और 3 2 का 6, 3 5 का 15। फिर अगेन चेक करना पड़ेगा, 4 और 2 6 और 5 11 होते हैं। अब ये 3 के टेबल से नहीं जाएगा, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें लास्ट में 5 है तो हमें 5 से करना पड़ेगा। 5 8 का 40 और 25 5 के टेबल में कब आता है, 5 5 का 20, अगेन 5 के टेबल से 17 और लास्ट में 17 का 17, क्योंकि 17 खुद में एक प्राइम नंबर हो सकता है। और हम इसको लिखेंगे कैसे, लिखने में हमें क्या लिखना पड़ेगा, इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देयरफॉर जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 8 2 5 इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, ये हमारा आंसर आएगा। तो इसके 2 पार्ट मैंने पहले से करके रखे हुए हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, अब जल्दी जल्दी इसको समझ जाओ। यहाँ पे 5005 था तो हम सिंपल लास्ट में 5 है इनकी और नंबर था, 2 के टेबल में आ नहीं सकता, और 5 और 5 10 होता है, 3 की भी नहीं आएगा, मैंने डायरेक्ट 5 से कर लिया। 5 1 का 5 हो गया 0 0 और 5 1 का लास्ट में 5 हो गया। 5 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 6 आएगा नहीं, 7 से चेक किया, 7 से ये डिवाइड हो गया, तो मैंने इसको 7 1 का 7 करके यहाँ पे 3 बचे 30 हो गया, 7 4 28 आएगा, और साथ में लास्ट में यहाँ पे 2 बच के 21, 7 3 का 21 कर दिया, और 11 के टेबल से कट करके 13 1 का 13 करके, और लास्ट में हमारे पास प्राइम फैक्टर 5 7 11 13 मैंने पहले इसलिए लिखा ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, आप जल्दी इसको समझ जाओ। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन में भी क्या है, 7 4 2 9 दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, इस कॉम्प्लिकेटेड कैसे है कि क्योंकि ये
छोटे प्राइम नंबर से नहीं जा रहा है, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, सभी नंबर चेक करने पड़ेंगे। आप डिवाइड करके चेक कर लेना, 2 3 5 7 11 13, ये लास्ट में जाएगा 17 से जा रहा है, तो 17 इंटू 437 आएगा, तो 7429 हो जाएगा। और लास्ट में 1923 का 437 होता है और 23 का 23, तो इसके प्राइम फैक्टर 17, 19 और 23 आ जाएंगे। हेलो डियर स्टूडेंट, तो वेलकम टू अवर चैनल स्टडीज फेयर। तो आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। जो पेयर ऑफ इंटीजर दिए हैं, ये दो इंटीजर जो दिए हैं, हमें इनका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। उसके बाद क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ है, ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा, ये हमें वेरीफाई करना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें इनके प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे 26 और 91 के। 26 2 के टेबल चला जाएगा, 2 13 का और 31 का 30, और 91 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 इंटू 13 करना पड़ेगा, 31 का 30। तो ये तो इजी था, हमें पता कि 32 का 26 होता है और 37 का 91 होता है। तो इसके फैक्टर्स क्या है हमारे पास, तो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 26 जो आया वो हमारे पास आया 2 इंटू 13, और हमारे पास दूसरे फैक्टर जो आए हैं 91 जो हमारे पास आया 7 इंटू 30। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना। अब जो एलसीएम निकालना है वो तो हमें इन दोनों को निकालना है, तो 26 एंड 91 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना बहुत ईजी है, आपको क्या करना है, सबसे छोटा नंबर कौन सा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई उससे बड़ा कौन सा 7, उससे बड़ा कौन सा 30। अब यहाँ पे देखना कि 13 एक दो बार आ रहा है, बट दो बार आ रहा है, बट क्या है, दोनों नंबर में आ रहा है, तो हमें इसे कॉमन एलसीएम में एक ही लेना पड़ता है, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है जो दोनों में एक ही बार आ रहा होगा। हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को कितना हो जाएगा 40, 40 इंटू 13 करेंगे कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। ये तो एलसीएम हो गया। अब हमें क्या करना है, इसी का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 26 एंड 91 का। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 30 इंटू 13 जो कॉमन आ रहा था वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा 13। हमारा एलसीएम आ चुका है, एचसीएफ आ चुका है। अब हमें क्या करनी है, इसकी वेरिफिकेशन करनी है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम इंटू एचसीएफ करना पड़ेगा एक बार, दूसरा हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करना पड़ेगा और हमें ये बताना पड़ेगा कि ये इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ करके देखेंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ करना, तो एलसीएम कितना 182। अब हमें क्या करना है कि 182 इंटू 13 को मल्टीप्लाई करना, वो आता था हमारा 2366 आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब ये दो नंबर कौन से होंगे, ये दो नंबर जो हमें दिए हुए हैं 26 और 91, इन दोनों नंबर को हमें क्या करना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करवाना है 21 6 इंटू 91। अब आप 21 6 इंटू 91 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 26 इंटू 26 आ जाएगा, और 29 34 और 2 क्या आ गया आपका, तो ये भी तो आपका सेम ही आ जाएगा 2366। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको ले लेते हैं इक्वेशन सेकंड। तो ये वेरीफाई हो चुका है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आ चुका है। तो आप लिखोगे कैसे नीचे, आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो हम ये लिख देंगे कि फ्रॉम की एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हो जाएगा। तो हमारा अब नेक्स्ट पार्ट है सेकंड वाला, इसमें दो हमें इंटीजर दिए हैं 510 और 92, दो इंटीजर दिए हैं। तो हम इसके भी पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 500 के, तो 510 के हमें सबसे पहले चेक कौन से प्राइम नंबर से जाएगा, लास्ट में क्या है हमारा इवन नंबर है, 2 के टेबल से आराम से चला जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा 1, 2 5 का 10, 2 5 का 10 आ जाएगा। अब ये और नंबर आ चुका है, तो ये 2 के टेबल से नहीं जाएगा, हमें नेक्स्ट चेक करना पड़ेगा किससे जा रहा है। तो 5 5 10 और 2 12 हो जाएगा। तो 12 कौन से टेबल से जा रहा है, 3 के टेबल से जा रहा है। 3 8 का 24 1 3 5 का 15 हो जाएगा। अब 8 और 5 कितने होते हैं, 13 होते हैं। ये 3 के टेबल से नहीं जाएगा, ये हमारा 5 के टेबल से जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। ये 17 और 17 खुद में एक प्राइम नंबर होता है 71 का 17, क्योंकि हमें इस तरह क्या लिखने पड़ते हैं, प्राइम नंबर लिखने पड़ते हैं। और हमें इसी तरह से 92 का भी फाइंड करना पड़ेगा। तो 92 के केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि किससे जा रहा है। तो लास्ट में क्या आ रहा है, इवन 2 के टेबल से आराम से 46 से, फिर 2 23 से, और ये 23 किसी और से नहीं जाएगा, क्योंकि ये खुद में एक प्राइम नंबर होता है। तो ये हमारे 23 आएगा। तो हमारे पास ये फैक्टर आ जाएंगे और ये भी फैक्टर आ जाएंगे। तो हम लिखेंगे कैसे इसको, फैक्टर्स ऑफ 510 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और लास्ट में इसके क्या लिखेंगे हम, फैक्टर्स ऑफ 92 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23। ये दोनों फैक्टर आ चुके हैं। अब हमें निकालना है एलसीएम, जैसे हमने पहले किया हुआ है, एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 का एलसीएम निकाला हमें। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2, यहाँ पे भी 2 है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, इसका एक ही लिखना है, फिर एक 2 ये वाला 2 हो जाएंगे, फिर 3, फिर लिखना हमने 5, फिर 17 और फिर 23, फिर सब लिख देना। सिर्फ आपको एलसीएम में एक बार वापस बता दूं, जो सेम आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है, वो हमें सिर्फ एक बार लिखना है, डबल बार नहीं लिखना होता एलसीएम में। अब हमें इनको मल्टीप्लाई कराना है, आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराओ, नहीं तो 2 का 4 और 4 और 5 का कितना होगा 20, 20 और 3 को किया कितना हो गया हमारा 60, तो ये हमारा कितना हो गया 60, ठीक है, और 60 और ये 17 और कितना बच गया 23, 70 एंड 23। तो आप तब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे, तो लास्ट में हमारा आंसर आएगा 23460, ये हमारा इसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद आएगा, ठीक है। और एचसीएफ अब मल्टीप्लाई करवाना तो आपको आता ही है, तो इसमें बताने वाला कुछ है नहीं। एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ चेक करना पड़ेगा। एचसीएफ क्या होता है, जो हमने यहाँ पर कॉमन लिया था, हाईएस्ट देखो, बट कॉमन फैक्टर देखो, इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है, तो हमने सिर्फ 2 ही यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या होता है, आगे हमें क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ करना पड़ेगा। 23460 को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 2 से, तो सिंपल सी मल्टीप्लाई 20 का 0, 26 का 12, 1 कैरी, 2 4 का 8 और 1 9, 2 3 का 6, 2 2 का 4, तो ये हमारा आ गया एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसको मान लेना हमने फर्स्ट, और हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर कौन कौन से दिए हुए हमें, दो नंबर दिए 510 और 92 दिया हुआ है, इन दोनों को हमने करवा देना मल्टीप्लाई। तो हमारा जो मल्टीप्लाई करवा के आएगा, तो वो भी हमारा सेम ही आएगा, क्लास में 0 तो ये 0 आ जाएगा, तो 5 1 का 2 आएगा, तो इनके सेम ही आने वाला है। आप इसको कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, मल्टीप्लाई करवा के भी चेक करवा सकते हो। सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, यानी कि जो उसने बोला था हमने वही लिखना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लिखना हमने, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हेंस
हमारे पास वेरीफाइड हो जाएगा कि एलसीएम इंटू एचएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें वापस से एलसीएम और एचसीएफ भी फाइंड करना है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें फाइंड करना है। तो हमें यानी कि इनके प्राइम फैक्टर हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12 के, 15 के और 21 के प्राइम फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। मतलब हमें सिर्फ प्राइम नंबर से इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो 12 2 इंटू 2 4 4 3 का 12 हो जाएगा। यहाँ पे 3 5 का 15 होता है और 21 के लिए 3 इंटू 7 21 होता है। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर थे, यानी कि ये फैक्टर आ चुके हैं। अब सिर्फ सिंपल सा हमें एलसीएम और एचसीएफ ही इसका फाइंड करना है। तो एलसीएम आ जाएगा जो आपके पास, एलसीएम 2 2 3 2 इंटू 2 इंटू 3 ये तो लेना ही है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 3 इन तीनों में है, इन तीनों को 3 हमें सिर्फ एक ही लेना पड़ता है। अब हम 3 बार बार नहीं लेंगे और लास्ट में लिखेंगे 5 इंटू 7। तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे आपस में, 5 5 4 20 23 60 60 इंटू 7 420। तो ये हमारा आ जाएगा एलसीएम। तो एचसीएफ के लिए क्या करना है, तो 3 कॉमन जो देखते हैं वही एचसीएफ होता है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है 8 9 और 25। तो इसकी हम सोल्यूशन करेंगे। अगेन प्राइम फैक्टर 8 9 और 25 के फाइंड करने हैं। 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, 9 के 3 इंटू 3 होता है और 5 के 5 इंटू 5 होता है। फैक्टर्स निकल चुके हैं, आप ऊपर लिख सकते हो कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, और एलसीएम किस निकाल रहे हैं, 8 9 25 का एलसीएम कितना आएगा। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। तो 3 और 3 को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा और 5 और 5 को मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, इनकी करेंगे मल्टीप्लाई। हम क्या करना है, 5 2 का 10 और 5 2 का 10 100 ये हो जाएगा। 3 3 का 9 और 9 2 का 18 18 ये हो जाएगा। 18 और 100 करेंगे तो हमारे पास 1800 इसका हमारे पास आ जाएगा एलसीएम। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ होता है यहाँ पर कॉमन। तो कॉमन चेक करेंगे, 2 कुछ भी कॉमन यहाँ पर नहीं, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हमारा एचसीएफ क्या होता है 1, क्योंकि जो फैक्टर होते हैं वो 1 से भी तो मल्टीप्लाई होते हैं, हम उसको लिखते नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है। नेक्स्ट इसी का लास्ट में आ जाएगा हमारा थर्ड पार्ट 17 23 और 29। और ये तीनों के तीनों 17 23 और 29 तीनों ही तीनों हमारे प्राइम नंबर है। जब भी प्राइम नंबर आए तो हमारे पास जो फैक्टर होता है वो सिर्फ 1 ही होता है, यानी 29 to 1 29 to 1 23 to 1 17 to 1। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको जब पता चले कि प्राइम नंबर है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं बनता, तो आप क्या कर सकते हो, इन तीनों को आपस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा सकते हो और लास्ट में जो इनका आंसर हो जाएगा वो हमारे पास आएगा 11339। इसका एलसीएम हो जाएगा और जो एचसीएफ हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो एचसीएफ हो जाएगा जो इनका हमारे पास कॉमन है 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कि एचसीएफ दिया हुआ है दो नंबरों का 306 और 657 का एचसीएफ है 9 और हमारे पास एलसीएम जो है वो हमें फाइंड आउट करना है कि एलसीएम कितना होगा। यानी कि हमें दो नंबर भी दिए हुए हैं और साथ में एचसीएफ और एलसीएम दिया। जब भी ऐसा केस आए तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है पीछे, वी नो दैट जो एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है वो हमारा फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। तो एलसीएम कितना दिया हुआ है यहाँ पर, एलसीएम तो फाइंड करना है हमने। एचसीएफ हमारे पास कितना है 9 है, नंबर हमारे पास 306 और 657 है। हम यहाँ से निकालेंगे एलसीएम, मल्टीप्लाई आगे चले के डिवाइड हो जाता है तो 306 इंटू 657 अपॉन में आ जाएगा 9। क्या करेंगे, 9 के टेबल से 3 और 6 9 तो ये कट जाएगा, 9 3 का 27 और 9 4 का 36 तो 34 इंटू 657 आ जाएगा। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 2 3 3 8 इसका आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0, यानी कि 6 की कोई भी आप पावर करोगे उसके लास्ट में 0 आना चाहिए फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी कि जो n की वैल्यू होगी उसके लिए देखना है। ऐसे n की वैल्यू आपकी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले लिख लेंगे 6n विल एंड विद डिजिट 0। 6n कब डिजिट 0 आएगा, इफ कब आता है 5 इज one of the prime factor of 6। अब 6 को छोड़ो, अब ऐसे मान लो कोई नंबर है, अगर कोई नंबर है उसके लास्ट में मुझे 0 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, वो नंबर 5 के टेबल में तो आना चाहिए, मतलब उसका एक 5 फैक्टर होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 5 उसका फैक्टर होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसके प्राइम फैक्टर निकालूंगा, किसके, 6 के। तो प्राइम फैक्टर ऑफ, जब 6 निकालूंगा 6 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3। यहाँ 2 इंटू 3 में 5 तो आया नहीं है, अगर 5 2 इंटू 3 में नहीं आया तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि जो ये 5 है ये क्या है, इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, यानी कि 6 का प्राइम फैक्टर नहीं है। सिंस 5 इज नॉट द प्राइम फैक्टर ऑफ 6, अगर ये 6 का प्राइम फैक्टर नहीं है तो देयरफॉर जो हमारा ये 6n है, देयरफॉर 6n कैनॉट एंड विद डिजिट 0। तो ये हम ये बोल सकते हैं कि 6n में जो है वो डिजिट 0 उसके लास्ट में नहीं आ सकता। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 3 and 2 plus 5 are composite number। हमें
इन दोनों को नंबरों को बताना है कि ये कंपोजिट नंबर हैं और या नहीं है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर आप क्या बोलो, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते वो कंपोजिट नंबर होते हैं। आप ये भी बोल सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर होते हैं। यानी कि अगर हम प्राइम नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास कंपोजिट नंबर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है n1 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस का 13, ठीक है। ये एक नंबर है, तो इसका हमें अगर प्राइम नंबर निकाले तो या 13 यहाँ पे कॉमन में 13 नंबर बाहर निकाल लेता हूँ, 7 इंटू 11 लिख लेता हूँ, इंटू 1 लिख लूंगा और प्लस का 1 लिख दूंगा। 13 7 इंटू 11 77 प्लस 1, 77 प्लस 1 कितने होते हैं 78 हो जाएगा। 13 इसको 78 को अब ब्रेक करना पड़ेगा मुझे प्राइम फैक्टर में, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 39 3 के टेबल में और 13 से आ जाएगा, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर। तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर हो जाएंगे, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये नंबर कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही n2 है दूसरा नंबर, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और 1 है, और ये प्लस का 5 है। यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, कॉमन चेक करने के लिए 5 और 5 दोनों में कॉमन है, तो मैं 5 कॉमन लेके 7 इंटू 6 इंटू 1 4 3 2 इंटू 1 को मल्टीप्लाई प्लस 5 कॉमन हो गया, तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे 5 का 5 इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 1008 प्लस का 1, 5 इंटू 1009 1009 एक खुद में ही एक प्राइम नंबर है। तो अगर ये प्राइम नंबर है तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर हो गया, क्योंकि 5 भी प्राइम है, ये भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर हो गया। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर ये भी है, ये भी है, तो ये नंबर भी क्या हो गया कंपोजिट, और ये नंबर भी कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। तो हम लिख लेंगे बोथ n1 एंड n2 नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड, यानी कि ये क्या लिखा है मैंने, एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अगर ये प्राइम देयरफॉर ये दोनों नंबर जो हैं बोथ आर कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोलता है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, यानी कि एक रास्ता है अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, एक मैदान है, उसके चक्कर लगाना है आपको। सोनिया टेक्स 18 मिनट। अब सोनिया ने कितने मिनट लिए उस चक्कर को लगाने के, 18 मिनट लिए हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि सोनिया कवर 1 राउंड इज इक्वल टू 18 मिनट्स, ठीक है। और उसके बाद बोलता है कि रवि ने कितने मिनट लिए, 12 मिनट लिए। तो जो रवि होगा वो कितने मिनट ले जाएगा, ये 12 मिनट्स ले जाएगा इस राउंड को कवर करने के लिए, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, हम मान लेते हैं कि वो दोनों एक ही पॉइंट से चले हैं, सेम टाइम पे चले हैं और एक ही डायरेक्शन पर जा रहे हैं। तो हमें बताना है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि हमें ये बताना है कि वो चले तो एक साथ थे एक ही डायरेक्शन में, कि वो वापस एक स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पर कब मिलेंगे। तो यहाँ पे कब मिलने के लिए तो हमें ये पता चल गया कि कम से कम मिनिमम समय होगा, मैक्सिमम तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस मिलना तो फर्स्ट टाइम ही मीट करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट टाइम मीट करना पड़ेगा तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम एक मिनिमम को शो करता है और एचसीएफ मैक्सिमम को शो करता है। तो दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब कब मिलेंगे, इज इक्वल टू
एलसीएम हमें निकालना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 का मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा, तभी मुझे पता चलेगा कब मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे एलसीएम निकालता हूँ 18 और 12 का। एलसीएम निकालना इजी है, दोनों को देखो किससे जा रहा है, 9 और 6, और यहाँ पे 2 के टेबल से अगेन 9 तो नहीं जाएगा, 3 2 का 6 हो जाएगा, फिर 2 के टेबल से अगेन तो ये चला जाएगा 3 3 3 का 9 और 3 1 का 3, लास्ट में ये 3 आ जाएगा। तो यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आ जाएगा, 2 2 का 4 4 3 का 12 3 का 36। तो वो 36 मिनट्स के बाद वो वापस एक स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 और 1.2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये बोल सकते हैं इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी सब पढ़ो या ना पढ़ो, इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ना, और बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपको 3 से 5 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं, बट इसको ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में बोलता है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि हमें ये बताना है कि रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर है। अगर ये इरेशनल नंबर है तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो लेट तो करना पड़ेगा, लेट इसके अपोजिट में करना पड़ेगा। लेट अस assume to the contrary that root 5 is rational। मैंने क्या कहा, मैंने इसको अज्यूम कर लिया, और टू द कॉन्ट्रे का मतलब मैंने इसके विरुद्ध ये अज्यूम किया। इसने बोला था इरेशनल, मैंने बोल दिया कि ये रेशनल, मैंने इसके विरुद्ध अज्यूम किया। मैंने इसी अपनी अजम्पशन को ही गलत साबित करके इसको इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर ये रेशनल है तो आप ये बोल सकते हो कि रेशनल नंबर क्या होता है, पी अपन क्यू की फॉर्म में, ए अपन बी की फॉर्म में होता है। तो जो यहाँ पे जो ए और बी होते हैं ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। दोनों जब को प्राइम नंबर हो जाएंगे, इसमें b की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, नीचे तो 0 आना नहीं चाहिए, तब भी तो ये क्या होंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो अगर रूट 5 इजकल टू ए अपन बी है और ए और बी को प्राइम नंबर होने चाहिए, तो आगे क्या कर लेंगे, हम इन दोनों की करा लेंगे स्केयरिंग। हम दोनों की करा लेंगे स्केयरिंग, स्केयरिंग बोथ साइड्स वी गेट। अब जब हम इन दोनों की स्केयरिंग करवाएंगे तो यहाँ पे 5 का स्केयर इज इक्वल टू ए अपॉन बी का होल स्केयर आ जाएगा। 5 का स्केयर कितना होता है, 5 रूट 5 स्केयर से जो रूट होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ पे ए स्केयर हो, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास बी स्केयर आ जाएगा, और हम इसको बी स्केयर को इधर मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्केयर आ जाएगा। अब ए स्केयर आ गया, सबसे पहले हम ए के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो हमें क्या करना है, बी स्केयर इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ ए स्केयर अपॉन 5 लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है जो ए स्केयर अपॉन बी की वैल्यू जो है वो ए स्केयर को 5 से डिवाइड कर रही है, ये मतलब होगा। आप इसको ऐसे ले सकते हो कि ए स्केयर इज डिविजिबल बाय 5। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ए स्केयर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। अगर ए स्केयर 5 से डिवाइड हो रहा है तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ए इज डिविजिबल बाय 5। यानी कि किसी के नंबर का अगर स्केयर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर खुद भी तो डिवाइड होगा। इसकी एग्जांपल आप समझने के लिए समझ सकते हो, उसमें कोई नहीं है कि 10 का स्केयर मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो 10 का स्केयर अगर 5 से डिवाइड होता है, यानी कि 100 अगर 5 से डिवाइड हो जाता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो 10 है वो भी तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर लिखी है। अब ये क्या हो गया, एक फैक्टर आ चुका है, ठीक है, यानी कि ए का फैक्टर 5 आ चुका है, डिविजिबल हो गया, मतलब उसके टेबल में आ गया है। अब अगर ए डिवाइड हो रहा है तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि जो ये 5 है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो ए की वैल्यू है वो 5 का मल्टीपल है। अगर डिवाइड होने का मतलब यही है मल्टीपल है, जैसे ये 5 और 5 इंटू 2 है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये 5 इंटू, मैं आगे ए बी ले ली तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए इक्वल टू 5 सी है। अगर ए इक्वल टू 5 सी है तो मैं क्या करूंगा आगे, इसको मान लेते हैं हम, कौन सी इक्वेशन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमारे पास ए इज इक्वल टू कितना आ चुका है, ए इज इक्वल टू आ चुका है 5c। अब इस 5c की वैल्यू हमें इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी। कौन सी इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी, इसमें पुट ए इज इक्वल टू 5c
इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। मैं आपको पहले बता दूं, हमें ए और बी को को प्राइम यहाँ पे जो लेट किया ना, इसको को प्राइम नहीं प्रूव करना, तभी हमें क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ए और बी की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। तो अगर ए और बी की वैल्यू, ए को पुट करना पड़ेगा, किस में पुट करना पड़ेगा, मुझे इसमें पुट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर लूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा 5b² इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर लिख दूंगा। तो ये कितना आ गया, 5b² इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 25c का स्क्वायर आ जाएगा, 25c का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5c² आ जाएगी। और यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि जो c² की वैल्यू है, जो c² इजगल टू आएगा वो आएगा b² अपॉन, वो आ जाएगा 5 के बराबर। अगर b² अपॉन 5 आ चुका है, तो जैसे यहाँ पर लिखा a² इज डिविजिबल बाय 5, a इज डिविजिबल बाय 5, तो मैं यहां पर ये भी तो लिख सकता हूं। मैं क्या लिखूंगा, b² इज डिविजिबल बाय 5। अगर b² डिवाइड हो रहा है तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि b इज डिविजिबल बाय 5। जब ये दोनों नंबर a भी 5 से डिवाइड हो रहा है और b भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि यहां पर मैं लिखने लगूं कि मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं कि जो बोथ नंबर है, बोथ a और b आर डिविजिबल बाय 5 है। ठीक है, अगर ये बोथ a और b डिविजिबल बाय 5 हैं, तो ये कहने का मतलब है इसकी कॉमन फैक्टर क्या होगा, देयरफॉर कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। जब कॉमन फैक्टर 5 है तो को प्राइम की क्या बोलता है कि इसका कॉमन फैक्टर होना चाहिए सिर्फ 1 और कोई नहीं। इसका फैक्टर 5 आ चुका है, तो सो मैं कह सकता हूं सो a एंड b आर नॉट को प्राइम, हेंस आवर assumption इज रॉन्ग। हमने जो प्रूफ किया था assumption का इज रॉन्ग, यानी कि जो हमारी assumption हो चुकी है वो रॉन्ग हो चुकी है। आप लास्ट में लिख देना therefore √5 इज इरेशनल। तो ये इरेशनल नंबर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आई होगी। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि प्रूव दैट 3 प्लस √5। तो पहले हमने √5 के लिए किया, अब 3 प्लस √5 के लिए तो सेम एज इट इज ही करना है। तो लेट 3 प्लस √5 इज अ रेशनल नंबर। तो इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। तो सिंपल में अगर रेशनल नंबर है तो 3 प्लस √5 इज इक्वल टू a अपॉन b आना चाहिए। और वैसे ही a और b क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए, को प्राइम नंबर। और साथ में b की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ से √5 की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ कि √5 इज इक्वल टू a अपॉन b, यहाँ पे 3 आके माइनस हो जाएगा। तो √5 की वैल्यू आ जाएगी a माइनस 3b अपॉन b। अच्छा, a और b क्या है, एक नंबर है। अब ये नंबर है, मतलब एक किस्म की इंटीजर है, प्लस माइनस कोई भी नंबर हो सकते हैं। जब भी आप नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ, डिवाइड कराओ, तो जो ये नंबर होंगे ये क्या हो जाएंगे, हमेशा क्या होंगे, रेशनल नंबर ही बनेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, a माइनस 3b अपॉन b, यानी कि हम लिख सकते हैं सिंस a माइनस 3b अपॉन b इज अ, ये क्या एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये देयरफॉर √5 इज अ रेशनल नंबर होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। अभी क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये रेशनल है, रेशनल इक्वल टू √5 लिखा हुआ है, तो √5 इक्वल टू रेशनल नंबर आएगा। तो √5 क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। बट हमने अभी पीछे ही प्रूफ किया कि √5 क्या होते हैं, इरेशनल होता है, बट इट इज ए
इट इज अ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन है, कंट्राडिक्शन का मतलब होता है कि विरोधाभास। कंट्राडिक्शन का मतलब विरोधाभास, कि ये इसके विरुद्ध आ रहा है, इसके अपोजिट आ रहा है। अगर जो हमने लिखा है इसके अपोजिट आ रहा है तो मैं ये लिख सकता हूं कि हेंस 3 + √5 इज अ रेशनल नंबर। तो इसमें अब आपको जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको सिंपल वे में सॉल्व करोगे। इंटीजर आएंगे तो इंटीजर बताओगे। इंटीजर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। जब रेशनल नंबर आ जाएगा तो यहाँ पर कोई ना कोई रूट की वैल्यू होगी, कोई ना कोई रूट की वैल्यू इरेशनल होती है, तो ये रेशनल है। इरेशनल कभी रेशनल के बराबर आ ही नहीं सकता, तो हमारी जो अजम्पशन होगी, जो हमने लेट किया होगा, वो क्या हो जाएगा? कंट्राडिक्शन हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, अब आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट है, तो सेम एज इट इज जैसे हमने 2 पार्ट किए हैं तो वैसे ही करने हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा आपको इनका पैटर्न बना के दे जाता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में आपको दिया होगा, तो इसको लेट कर लेते हैं। लेट 1/√2 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, a/b मतलब a और b क्या है? a और b आर को प्राइम है। ठीक है, को प्राइम नंबर हो जाएंगे, तो b को मल्टीप्लाई करवा लेंगे यहाँ पे, तो b/a, b को इधर मल्टीप्लाई करेंगे a को, यानी कि √2 की वैल्यू निकालनी है, तो b/a इज इक्वल टू √2 में आ जाएगा, जैसे हमें पीछे किया। तो यहाँ पे √2 आ जाता है। तो ये थोड़ा शॉर्टकट पढ़ा रहा हूँ, आप पीछे से देख के उसको थोड़ा लॉन्ग वे में कर लेना। तो √2 की वैल्यू होगी, यहाँ पे जो √2 है वो क्या? इरेशनल, बट सबसे पहले ये क्या? इंटीजर्स है। जब ये इंटीजर्स हैं तो ये क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर हो जाएंगे। अब जब ये रेशनल नंबर हो जाएंगे तो ये तो क्या होता है? इरेशनल होता है। अब जब ये इरेशनल होता है, इरेशनल और रेशनल आपस में क्या हो सकते हैं? बराबर नहीं हो सकते। तो यानी कि जो लेट किया हमने कि 1/√2 इज रेशनल, वो हमारा कंट्राडिक्शन हो जाएगा। तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर 1/√2 इज हमारा क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप बड़ा करके पीछे से देख सकते हैं। उसी के साथ हमारा है 7√5 और 6 + √2। तो सबसे करेंगे 7√5 को करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो 7√5 को क्या लिखोगे? आप भी ये लिखोगे, लेट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। सबसे पहले मैं लिखूंगा कि ये एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो मैं क्या लिखूंगा? 7√5 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, और a और b को मुझे क्या लिखना पड़ेगा? को प्राइम। a और b आर को प्राइम नंबर। यहां से मुझे रूट की वैल्यू निकालनी है। √5 इज इक्वल टू a/b, 7b आ जाएगा। ये क्या होता है? ये होता है रेशनल। अब जब ये रेशनल हो जाएगा तो ये क्या होता है? इरेशनल। रेशनल और इरेशनल आपस में कैसे इक्वल तो आ नहीं सकते। इसका कहने का मतलब था कि √5 हमारा रेशनल हो चुका है, इक्वल टू बोल के रेशनल हो चुका है हम ये, बट ये होता इरेशनल है। तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि ये कंट्राडिक्शन है, और लास्ट में हम लिख लेंगे 7√5 इज इरेशनल। यानी कि जो हम लेट करते हैं वो इसके अपोजिट आता है। तो लास्ट पार्ट है इसका। तो डियर स्टूडेंट, इसी का लास्ट पार्ट है 6 + √2। चलो इसको मैं थोड़ा वापस अगेन डिटेल में, तो लेट 6 + √2 इज ए रेशनल नंबर। तो मैं इसको कर लेता हूँ कि ये रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 6 + √2 इज इक्वल टू a/b होना चाहिए। आप a/b की जगह A to Z कुछ भी लिख सकते हो, p/q भी लिख सकते हो। a और b क्या होने चाहिए? को प्राइम नंबर होने चाहिए। अगर a और b को प्राइम नंबर होने चाहिए तो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। b की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें √2 की वैल्यू निकालनी है। जो भी रूट में होता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, इक्वल टू -6। तो √2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? a - 6b/b, क्योंकि b को इधर मल्टीप्लाई करवा लिया। तो सिंस ये क्या हो जाएगा? सिंस a - 6b/b क्या है? ये इज अ रेशनल है। अब ये क्यों रेशनल होता है? क्योंकि ये इंटीजर्स होते हैं। आप लिख सकते हो यहाँ पे बिकॉज a एंड b आर इंटीजर्स।
तो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स को हम काट के लिख सकते हैं, तो इसलिए ये रेशनल नंबर होता है, ठीक है। बट ये रेशनल है, बट √2 रेशनल तो नहीं हो सकता, √2 इरेशनल होता है, तो ये क्या हो जाएगी, कंट्राडिक्शन हो जाएगी। हेंस √2 इज तो ये √2 भी क्या हो गया, रेशनल हो गया। इसके कहने के हिसाब से √2 रेशनल हो गया, बट इट इज ए कंट्राडिक्शन, बट इट इज अ कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन है, यानी कंट्राडिक्शन है, इसका विरोधाभास किया हमने। हेंस देयरफॉर लिख लो, देयरफॉर 6 + √2 इज इरेशनल नंबर। जो इसने बोला था हमने बता दिया कि ये भी इरेशनल नंबर होता है।